अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल एक नाजुक मगर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां एक तरफ हुकूमत बार बार मुज़ाकरात की पेशकश कर रही है तो दूसरी तरफ इमरान खान न सिर्फ हुकूमती दावत को मुस्तरद कर रहे हैं बल्कि अपनी ही जमात के अंदर से उठने वाली मुफाहमती आवाज़ों को भी मुसलसल रद्द कर रहे हैं। ये रवैया महज सियासी जिद नहीं बल्कि ऐसी नरगसियत पसंदी का तासुर देता है जिसके असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं बल्कि पूरे सियासी निज़ाम पर मुरतब हो रहे हैं। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह अंदाज में कहा है कि वो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। असेंबली फ्लोर पर भी ये पेशकश की गई और अब एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है। ताहम मुज़ाकरात सिर्फ जायज़ मुतालिबात पर होंगे, ब्लैक मेलिंग या दबाव की सियासत काबिल कबूल नहीं। इसके बरक्स इमरान खान का रवैया मुसलसल सख्त होता जा रहा है। उनकी बहन अलीमा खान के बयानात ने सख्ती को एक सख्त बयानिए की शक्ल दी है। अलीमा खान के मुताबिक जो भी पीटीआई रहनुमा मुज़ाकरात की बात करेगा वो ना इमरान खान का साथी है और ना ही पीटीआई के साथ खड़ा है समझा जाएगा। इस बयान ने पीटीआई के अंदर मौजूद इख्तिलाफी आरा को अमलन गद्दारी के दायरे में धकेल दिया है। अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दे दिया है और वो कौम के लिए शहादत कबूल करने पर भी आमादा है। ये ज़बान सियासत से ज़्यादा जज्बाती और अलामती है जो मुफाहमत के तमाम ही दरवाजे बंद करती दिखाई देती है। दिलचस्प अमर यह है कि अपोजिशन के 2 रोज़ा इजलास में भी मुज़ाकरात के मामले पर वाज़ेह तज़ादात सामने आए हैं। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर जैसे रहनुमाओं ने मुज़ाकराती कमेटी के क़याम की हिमायत की, ताहम महमूद खान अचकज़ई की मुखालिफत के बायस इस तजवीज़ को अमली शक्ल न मिल सकी, इसीलिए ये एलामिया का हिस्सा न बन पाई। इमरान खान आखिर दानिस्ता तौर पर सियासी तन्हाई का रास्ता क्यों इख्तियार कर रहे हैं? पाकिस्तान में मौजूदा निज़ाम को ना तो अंदरूनी सतह पर कोई चैलेंज है और ना ही बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी हैसियत कमज़ोर दिखाई देती है। ट्रंप के बयानात हों, सऊदी अरब की जानिब से आला एजाज़ात हों और मगरबी मीडिया में पाकिस्तान के हवाले से मुस्बत रिपोर्ट्स, ये सभी इसका सबूत हैं कि मौजूदा हुकूमती सेटअप को आलमी हिमायत हासिल है। ऐसे में इमरान खान का दाखिली और खारजी हक़ाइक़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए महाज़ाराई, इनकार और तन्हाई की सियासत पर इसरार इस तासुर को मजबूत करता है कि वो मुफाहमत नहीं बल्कि तसादुम के ज़रिए सियासी बरतरी हासिल करना चाहते हैं, जिसकी पाकिस्तान की हालिया तारीख में कोई नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे में सवाल यह है कि इमरान खान की हिकमत अमली फौरी नताइज तो नहीं दे रही, क्या ये तवीलुल मुद्दत सियासत में भी फ़ायदा दे पाएगी या ये खुद साख्ता सियासी तन्हाई बिलाखिर पीटीआई को मज़ीद महदूद दायरों में कैद करती जाएगी? इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और आमिर अहमद खान साहब। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर मुज़ाकरात की दावत। मुज़ाकरात की बात करने वाला बानी का साथी ही नहीं अलीमा खान। बानी पीटीआई क्यों इस सियासी तन्हाई का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं? आमिर अहमद खान साहब, ये बातचीत और हुकूमत से बातचीत से मुसलसल इनकार, क्या कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है इमरान खान की? ज़ाती अना कहा जाए, नरगसियत पसंदी कहा जाए, या फिर इंटेंशनली वो चाह रहे हैं कि सबको एक तरफ करके मुझे इस रास्ते पर चलना है? आयशा, इसको अना की बजाय मैं एक उनके कैरेक्टर का एक बड़ा एसेंशियल हिस्सा समझता हूँ। आपको मैं याद कराऊँ, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ तारीख़ में। 1982 का टेस्ट मैच लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इंग्लैंड को लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड पर 28 साल बाद हराया था जी। 28 साल का वक्फा था। और वो इसलिए सिग्निफिकेंट था वो टेस्ट मैच कि वो इमरान खान की पहली ओवरसीज़ टूर था एज कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। 5वें दिन आशा मैच की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई जब इंग्लैंड की 8 विकेटें गिर गईं, लेकिन आखिरी 2 खिलाड़ी उनके ऐसे अटके कि वो आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। टाइम भी ख़त्म हो रहा था मैच का, ऊपर से बारिश का भी खतरा था, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। 28 साल से पाकिस्तानी इंतज़ार में थे कि हम इंग्लैंड को लॉर्ड्स के तारीखी ग्राउंड पर हराएं। और गेंद जो कि 90 ओवर्स होने के बाद बदली जा सकती थी, वो 110 ओवर्स हो गए, लेकिन वो गेंद नहीं बदल रहे। अब कमेंटेटर्स के लिए बहुत अचंभे की बात थी। वो बार बार पूछ रहे थे कि आखिर इमरान खान नई गेंद क्यों नहीं ले रहे हैं, वो नई गेंद क्यों नहीं ले रहे हैं। एनीवे, उन्होंने नई गेंद ली, उसके चंद ही ओवर्स में वो बाकी दोनों खिलाड़ी भी उनके आउट हो गए और पाकिस्तान 10 विकेटों से वो मैच जीत गया 28 साल बाद इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स की क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। पोस्ट मैच इंटरव्यू में इमरान खान से पहला सवाल ये किया गया कि भाई 90 ओवर्स के बाद आप नई गेंद लग सकते थे, 110 ओवर तक आपने क्यों इंतज़ार किया? और इमरान खान का बड़ा सीधा सा जवाब था कि क्योंकि जी पुरानी गेंद स्विंग कर रही थी, मैंने ज़रूरी नहीं समझा नया गेंद लेना।
मुझे लगता है कि 40 साल बाद भी उनकी इस बुनियादी सोच में तब्दीली कोई नहीं आई। उनको लग रहा है कि जी पुरानी बॉल स्विंग कर रही है। उन्होंने जो मज़ाहमती स्टांस लिया हुआ है, उनका ख्याल में वो उनकी मकबूलियत को कायम रखे हुए है और वक्त के साथ साथ शायद ये मकबूलियत में और इजाफा हो। वो इसीलिए अपना कोई टैक्टिकली अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, कोई नई स्ट्रैटेजी के बारे में सोचने को तैयार नहीं है, और ना ही वो अपने जो साथी हैं, उनकी जो सीनियर लीडरशिप है, उनको कोई मौका देने को तैयार हैं कि वो उनको कोई अल्टरनेटिव सजेस्ट करे या उनके ऊपर थोड़ा दबाव डाले कि ये आपने अपने लिए जो रास्ते बंद किए हुए हैं, इनको खोलना क्या बेहतर नहीं है। उनका मेरा ख्याल है जब भी उनको ये मशवरा दिया जाता है, उनका वही जुमला उनके जवाब में वो सुनाते हैं जो उन्होंने आज से 44 बरस पहले इस्तेमाल किया था कि नहीं जी कतई कलामी की इबादत। आमिर साहब, एक तो क्या क्रिकेट और पाकिस्तान, क्रिकेट का ग्राउंड हो, लॉर्ड्स की बात करें, पाकिस्तान की सियासत का मैदान है, कोई मुमासलत समझी जा सकती। दूसरी ये कि हम 2.5-3 साल से हम बाज़-औक़ात जब इस मामले पर गुफ्तगू करते तो हम कहते हैं इमरान खान वहीं खड़ा, क्या इस पर बात की जाए, मगर हर दिन के हालात मुख्तलिफ होते हैं, वाक़यात मुख्तलिफ होते हैं, खबर का जाविया बदल जाता है, सोच का अंदाज बदल जाता है, तो जाहिर बात है नताइज भी मुख्तलिफ होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हालात और वाक़यात उनके लिए बहुत से ऑप्शंस खोलते हैं और बहुत से दरवाजे बंद कर देते हैं वो अपने हाथ से। आशिर, जो ममासलत की आपने बात की, तो सबसे बड़ी ममासलत तो यह है कि उस वक्त भी इमरान खान डिसीजन मेकर थे, इस वक्त भी इस मामले के ऊपर, मुज़ाकरात के मामले में इमरान खान ही डिसीजन मेकर है। तो पहली ममासलत तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के बारे में एक साहब ने बड़ी मेरे ख्याल में काफ़ी इंसाइटफुल बात की। उन्होंने कहा कि देखें, हमने बहुत सारी तब्दीलियों में से गुजरते देखा है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी। वो इक़्तिदार में होते थे, इक़्तिदार में बाहर हो जाते थे, और फिर जब वो वापस लौटते थे तो उनकी हिकमत अमली और उनकी सोच के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली, एक इवोल्यूशनरी तब्दीली, एक अर्तकाई तब्दीली नज़र आया करती थी। लेकिन इमरान खान अपने जिस उम्र के जिस हिस्से में इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया है और जिस तरीके से उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, उनसे ये तवक्को रखना कि वो वक्त के साथ साथ सीखेंगे और अपनी सोच को बदलेंगे और अपने आप को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक अपनी स्ट्रैटेजी को ढालेंगे, वो ज़रा शायद मुश्किल है। और ये अब हमें दिन ब दिन ये नज़र आना शुरू हो गया है। इस वक्त मेरा ख्याल है उनकी नज़रें फरवरी में जो उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है उसके ऊपर लगी हुई हैं, इसीलिए वो अपनी बात पर डटे हुए हैं। ठीक हो गया, तो फैसला साज इमरान खान ही है, तो फिर गालिबन वज़ीर आज़म को या हुकूमत को तो मुज़ाकरात की दावत देना ही नहीं चाहिए। हसन निसार साहब, ये जो हिकमत अमली उन्होंने इख्तियार की हुई है, पॉलिटिकली आइसोलेट रखकर अपने जहन और अपनी सोच के मुताबिक चल रहे हैं, कलील मुद्दत में तो हमें नाकाम और फेलियर इसमें दिखाई देता है। आपके ख्याल में ना लॉन्गर रन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी कामयाब होगी या पीटीआई को मजीद छोटे दायरों में महदूद करेगी? बहुत पहली और बहुत पुरानी बात है, मुझे तो अब याद भी नहीं। मैंने इमरान के बारे में किसी टीवी प्रोग्राम पे एक तबसरा किया था और मैं हैरान हुआ कि ज़ैगम साहब जैसे बंदे को वो याद रहा। बुनियादी बात वही है, ठीक है। एक बात किसी को अच्छी लगे ना लगे, पाकिस्तान की तारीख में जितने पॉलिटिशियंस आए हैं, बानी कुछ इतना कुछ किसी के क्रेडिट पे क्या, इसका 1000वां हिस्सा भी नहीं है। सो वो एक बहुत ही किस्म की एक स्ट्रॉन्ग आखिरी जो होता है ना, एक इनिंग, बंदा कहता है ठीक है, कोई ऐसा करो कि इमॉर्टैलिटी टाइप चीज़। मैंने इसको और लफ्ज़ों में पहले बयान किया हुआ है, ज़ैगम साहब ने आप ही के प्रोग्राम में कहा था। अच्छा, दूसरी तरफ जो बात मेरी समझ में नहीं, मैं तजिया नगार तो हूँ नहीं, कि इन लोगों से मुज़ाकरात हुए भी तो ये पानी में मधानी के सिवा क्या होगा, हुआ दे। उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी स्टैंडिंग क्या है, उनकी रूट्स क्या हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है, तो क्या मतलब मुज़ाकरात। भाई मैं किसी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं फैसला कौन फैक्टर नहीं हूँ, तो मेरे साथ आपने मुज़ाकरात क्या करके टाइम ज़ाया करना, एक बात। अच्छा, और अगर मेरे जैसे बंदे को जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, शदीद नफरत के अलावा मेरा रिश्ता कोई नहीं इस काम से, तो इमरान को तो बहुत होगा भाई। अच्छा, अगली बात ये है, पीपल हु मैटर, आपका थीसिस उस वक्त दुरुस्त होगा जब पीपल हु रियली मैटर उनके साथ मुज़ाकरात से इमरान खान इनकार करे, तो शायद मैं बाय कर लूँ आपका ये सियासी तन्हाई के रास्ते वाली जो बात है। अदरवाइज नहीं, सिंपल हुआ दे मुज़ाकरात। इन लॉन्गर रन फायदा हासिल करेंगे पॉलिटिकल।
देखो सिर्फ पॉलिटिकल फायदा ही नहीं होता, जिंदगी और किसी चीज का नाम। सियासत ही कर रहे हैं ना सर, अल्टीमेट उन्होंने वजीर आजम ही बनना था और आगे भी बनेंगे अगर वो आएंगे तो। ओ भाई बात नहीं, ये नहीं सियासत ही कर रहे हैं फलाना टमकाना। मैं मैक्रो लेवल पे देखने वाला आदमी हूँ। स्पार्टिकस, उन्होंने कहा तुम्हें स्पार्टिकस कौन है, हर बंदे ने बाजू उठा दिए, सबसे पहले उसने उठाया, उसके साथियों ने उठा दिया हाथ। एक मिसरा है मेरा नहीं है, मैं बहादुर हूं मगर हारे हुए लश्कर में। बहादुर और बहादुरी और बेवकूफ़ी के दरमियान एक बड़ी थिन लाइन होती है। जबरदस्त बात कही है, बस ठीक हो गया मिजाजों की बात। ज़ैगम साहब, पीटीआई का कोई लीडर भी मुज़ाकरात की बात करे तो इमरान खान का साथी नहीं है, उनकी बहन अलीमा खान कह रही है, यानी कि पीटीआई में इख्तिलाफ राय का भी मार्जिन नहीं बच गया, इसको भी गद्दारी के खाने में डालने के मुतरादिफ समझ लिया जाए। सियासी लीडर्स मौजूद हैं, असद कैसर या बैरिस्टर गौहर की भी एक से थी जब ये बैठे उस फोरम के ऊपर गुज़श्ता दिनों। ये फरमाइएगा कि क्या गैर सियासी बहन इमरान खान के लिए मामलात को मजीद बेगाड़ की तरफ ले जा रही हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए आयशा, नक्कारा और बांसुरी एक साथ नहीं बजते। पीटीआई में इस वक्त एक मसला ये है कि 5 बंदे नक्कारा बजाते हैं तो 2 बंदे बांसुरी बजाते हैं। ये दोनों चीज़ें बारी बारी बजाई जाती हैं और टाइगर्स को समझ नहीं आता कि करना क्या है। अलीमा खान इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मसले को पॉलिटिकल साइंस की ज़बान में हम मिक्स्ड मैसेजिंग कहते हैं। एक मैसेज पर लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि पार्टी एक सिमत में जाए, और वो बांसुरी वालों को शटअप कॉल दे रही हैं कि नक्कारे वालों की बारी है, बल्कि बांसुरी वालों को कह रही हैं कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। अब स्ट्रेटजी क्या है? अगर हम स्ट्रेटजी निकालने की कोशिश करें, हम उनको मतलब ये तसव्वुर करके कि वो रैशनल थिंकर्स हैं, ज़रा सोचने की कोशिश करें रैशनल एक्टर्स के तौर पर, तो ज़ाहिर है हमें नज़र ये आता है कि तहरीक के ज़रिए दबाव डाला जाए, दबाव डालकर ताकतवर लोगों को मजबूर किया जाए कि वो उनके साथ मुज़ाकरात करें, और मुज़ाकरात इमरान खान के टर्म्स पे करें, क्योंकि इमरान खान अपनी टर्म से मुज़ाकरात करना चाहते हैं सिर्फ, और ताकतवर लोगों से करना चाहते हैं, मुक़्तदरा से बात करना चाहते हैं। अब मसला कहाँ पैदा होता है? देखिए, मसला वहाँ पैदा होता है कि दबाव डालते डालते वो इतना दबाव डालते हैं कि 9 मई तक जा पहुंचते और छींका टूट जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब मुज़ाकरात का मौका इमर्ज करता है दबाव के नतीजे में, तो उस मौके को गंवा देते हैं। जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान ने जो दबाव मुसलसल डाला, उसके नतीजे में मुज़ाकरात हुए और बात यहां तक पहुंची कि हुकूमत चंद हफ्तों के अंदर इलेक्शन देने पर तैयार थी, लेकिन दिनों के मसले पर इमरान खान ने कहा नहीं छोड़ दो, और मामला फिर वहीं पहुंच गया। अब ये 2 बातें क्यों हो रही हैं? मेरे ख्याल में इसलिए हो रही हैं, एक कि पीटीआई और इमरान खान खुद अपने ही नैरेटिव्स में फंस गए हैं। इनकलाब के नैरेटिव के इस्तेमाल करते करते, इनकलाब के नारे लगाते लगाते वो समझने लग गए हैं कि हम वाकई को बहुत बड़ी इनकलाबी जमात हैं। पीपल्स पार्टी पीटीआई एक मकबूल जमात है। ठीक है, उसके फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे बहुत आग उगलते हैं, लेकिन वो मिडिल क्लास के नौजवान हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, वर्किंग क्लास के भी अब शामिल हैं, जो पुरअमन लोग हैं, जो इनकलाब लाने वाले लोग नहीं हैं। आप चंद दिन के लिए को अपसेट कर सकते हैं, लेकिन आप उनको मोबिलाइज करके इनकलाब नहीं ला सकते। आपने दबाव करके मुज़ाकरात की तरफ ही जाना है, आपको क्लियर होना चाहिए इस बात में। और तहरीक के रास्ते में 3 मेजर रुकावटें हैं, मैं गिनवा देता हूं मुख्तसरन। पहली बात यह है कि खुद पार्टी लीडरशिप जो है उस पर एतमाद की कमी है, और ये एतमाद खुद ख़राब किया गया है। इमरान खान साहब की तरफ से भी, अलीमा खानम साहबा की तरफ से भी, सब पर आम लोगों का, फॉलोअर्स का एतमाद ख़त्म हो गया है। वो सब ये समझते हैं कि ये बिके हुए हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, इसमें शायद ही कोई जेन्युइनली इमरान खान के साथ है, उनके पीछे वो तहरीक चलाने को तैयार नहीं है। इसको कहते हैं कि कमांड फ्रेगमेंटेड है, इसलिए बार बार आपको बदलनी भी पड़ती हैं कमेटियां भी, बार बार आप दूसरी बार वजीर आला भी बदल रहे हैं। दूसरी बात, तहरीक चलाने के लिए आपको एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है। दुनिया की तमाम अच्छी तहरीकें ऑर्गेनाइजेशन के सर पे चलती हैं। पीटीआई की ऑर्गेनाइजेशन बहुत कमज़ोर है,
पहले भी कमज़ोर थी, और मज़ीद उसको उस लाइन पे बनाया भी नहीं गया, और अब जिस दबाव में है, जिस तरह उसकी लीडरशिप को फारिग किया गया है, लीडरशिप बंद है, उस दबाव में उस ऑर्गेनाइजेशन का और ही बुरा हाल है। ठीक। और तीसरा इंग्रेडिएंट क्या होता है? लोग खुद, वर्कर्स खुद, कोर खुद। अब इन दोनों वजूहात की वजह से, और तीसरी वजह जो मैंने अब बताई, उनकी अपनी नेचर की वजह से उनका मोरल ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी कोई तहरीक चला सके। ठीक। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इसको सामने रखते हुए पीटीआई ने एक स्ट्रेटजी बनानी है कि किस तरीके से एक मौसर स्ट्रेटजी बनाए कि एहतजाज का जमहूरी हक भी वो मौसर तौर पर इस्तेमाल और करे। जो कि ज़ैनब साहब कतई कलामी की माजरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि जमात तो एग्जिस्ट नहीं करती, ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, एक शख्स एग्जिस्ट करता है और उसका फैसला एग्जिस्ट करता है। मगर शहजाद साहब, हालिया ट्रंप के बयानात देखें, सऊदी एजाज़ात देखें, मगरबी मीडिया में छपने वाले आर्टिकल्स और कॉलम्स, रिपोर्ट्स देखें, मौजूदा निज़ाम के लिए इमरान से हैंडलिंग मज़ीद आसान मामला बना दिया गया। ये जो कुछ सामने आ रहा है, ऊपर भी जो गुफ्तगू हुई कि ताकतवरों से बात के लिए दबाव बढ़ाया जाए ताकि अपनी टर्म्स पर मुज़ाकरात हो सकें। माजी में नवाज शरीफ और बेनज़ीर के लिए आलमी एस्टेब्लिशमेंट के धड़ों ने काम भी किया और उनको वे आउट भी मिला। इमरान खान के लिए वो इंटरनेशनल हिमायत भी नहीं मिल रही और यहाँ के सिस्टम को स्ट्रेंथ मिल रही है कि आप काम करें जैसे करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान में ही रहता हूँ, मैं बाहर की दुनिया को छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारा अपना मसला है और हमें खुद ही हल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ट्रंप को देखें या किसी और को देखें। मेरी बात सुने। पहली बात कि हम ये शहबाज शरीफ साहब हर दूसरे हफ्ते में एक ऐसी बात कर देते हैं, ये किसी दिन चल के खुद से अडियाला जेल क्यों नहीं चले जाते इमरान खान से मिलने? ये बात इमरान खान से सामने आमने सामने बैठ के क्यों नहीं करते? इनको भी इजाजत चाहिए वहां जाने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, चले ये ना जाए, प्राइम मिनिस्टर है, शायद तो थोड़ा बहुत होता है, रिजर्वेशंस होती हैं, नवाज शरीफ को भेज दें। अगर इतना ही ज़रूरी है इमरान खान से मुज़ाकरात और गुफ्तगू करना और मसाइल का हल तलाश करना, जो कि हम जिस एक नतात की शक्ल में बैठे हुए हैं इस वक्त, स्टेग्नेशन की शक्ल में, तो कोई ना कोई उसको ब्रेकआउट तो करना चाहिए ना। तो इन दोनों में से कोई चला जाए, इमरान खान के सामने सामने बैठे, गाली गलौज तो नहीं होगा ना, गर्मी सर्दी हो सकती है, लेकिन पता लग जाएगा, उसको भी पता लगेगा। तीसरी बात, यू ऑलवेज मेक, शाह महमूद कुरैशी को क्यों नहीं इन्होंने रिलीज किया अब तक? चले वो तो हो गया, डायरेक्ट जाके नहीं जाना चाहते, एक स्ट्रैटेजी चलते हैं, शाह महमूद कुरैशी को रिलीज कर दें, साथ एक और को रिलीज कर दें। दो लीडरशिप ऐसी आ गई जो कि ऑल्टरनेट डेवलप हो गई। वो ऑल्टरनेट लीडरशिप पीटीआई के लिए एक मसला बन सकती है या उनको कोई रास्ता भी दिखा सकती है। वो भी इन्होंने स्ट्रेटेजी के तौर पे बातें करते हैं, करते कुछ नहीं है। फाइनली जो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब भी आपने कोई डील करनी है, कोई मुआहदा करना है, कोई मुज़ाकरात करने हैं, कोई हल तलाश करना है, मेक एन ऑफर विच ही कैन नॉट रिफ्यूज। वो क्या ऑफर है? और मुझे पता है कि वो शायद वो रिफ्यूज जो नहीं करेगा, वो कुछ और ऑफर होगी, वो शायद ये भी ना कर सकें। उसके बीच में फिर कहीं ना कहीं रास्ता तलाश करना पड़ेगा, क्योंकि उनके यहाँ शायद आई एम श्योर कोई ना कोई सोच तो चलती होगी, और अगर नहीं चलती तो मैं चंद चीजें बता देता हूं। पहली बात, उससे ये मनवाएं 5 साल के लिए निजाम जैसा है ऐसा ही चलेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, और तुम किसी किस्म की कोई एजिटेशन लीड नहीं करोगे अगले 5 साल के लिए। 4 साल के बाद तुम फिर से पॉलिटिकली एक्टिव हो जाओगे, हम तुम्हें रिहा कर देंगे, बाहर आ जाओ, तुम इनएक्टिव हो जाओ। जिस तरीके से नवाज शरीफ पैटर्न इन चीफ है अपनी पार्टी का, अपनी सियासत रन करो पीछे बैठ के, लेकिन इनको अपनी पार्टी चलाने दो, सूबा चलाने दो, 5 साल कुछ नहीं होगा। चौथे साल के अंदर यू कैन गेट इनटू एक्टिव पॉलिटिक्स अंडर अ न्यूट्रल इलेक्शन कमिश्नर जो कि शफाफ और साफ इंतखाबात कराएगा, और हम तुम्हारी मर्जी के साथ उसको लगाएंगे। ये तीसरी चीज करनी चाहिए। चौथी चीज, पीटीआई को एक यूनिटी गवर्नमेंट तश्कील देंगे। ये जो ऑपोजिशन वगैरह जो मामला है इसको खत्म करें, यूनिटी गवर्नमेंट लेके आए फॉर द पीरियड ऑफ दिस टेन्योर, 5 साल के लिए पीटीआई उसका हिस्सा बने, चंद वज़रा उसके भी लें, और वो उनको भी नेशनल गवर्नमेंट के अंदर बिठाएं, इन्हीं लोगों में से जो कि इस वक्त बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। ये चौथी चीज हो जाएगी। पांचवी चीज, दोनों हाउस ऑफ द होल के तौर पर रन किए जाएंगे। यहां पे सिर्फ ऐसी चीजें होंगी जिनके ऊपर पॉलिसी डिसीजन लेने हैं। कोई आपस में इख्तलाफात वाली बात करें, जरूर करें, लेकिन उसके बाद किसी एक ऐसे कंसेंसस पे पहुंचें जिससे पाकिस्तान के लिए मुश्किलात को अगर हल करना मकसूद है तो रास्ता ढूंढा जा सके। दूसरी बात, 26वीं 27वीं तरमीम को कोई हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि अगली पार्लियामेंट तश्कील नहीं पाती। जो भी पार्लियामेंट अगली आए वो हर चीज को रिव्यू करने की मजाज है। जितने भी इस तरमीम पिछले 5 साल में, यानी ये जो भी वक्त गुजरा इसमें हुई है, हर चीज को रिव्यू कर सकती है। कुछ ना कुछ तो दें उसको, कोई ऑफर तो करें, उसके पास कुछ हो, उसको करें कि ठीक है तुम रहाओ, तुम चले जाओ बनी गाला, लेकिन नवाज शरीफ की तरह पीछे से बैठ के अपनी सियासत को, अपनी पार्टी को रन करो।
جب تک یہ کام نہیں ہوگا اس وقت تک آپ. اور فائنلی آپ کی ایک اور بات دیکھیے, اگر کوئی اتنا پاگل ہے, آپ نے کہا علیمہ خان کا ذکر کیا, علیمہ خان کے پتہ نہیں ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, اور پرانے ٹویٹ سے کوئی گائیڈنس لے رہی ہیں ان کی, اگر ایسی بات ہے, آپ دیکھیے اگر کوئی انسان اپنی منطق اور دلیل سے ہٹ کے سیاست کرنا چاہتا ہے, جذبات پہ کرنا چاہتا ہے, اپنے کیسے کہتے ہیں کہ اپنے احساس پہ کرنا چاہتا ہے, اس کو اپنی فیلنگ پہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر اس کو تو ہم روک نہیں سکتے. رشن رولے کا جو کھلاڑی ہے وہ یا بچ جائے گا, کامیاب ہو جائے گا, یا گولی لگ جائے گی اس کو. ٹھیک. اگر تخت یا تختہ والی سیاست ہے تو پھر پاکستان کا اگر مقدر یہی ہے تو یہی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ تم اپنا نام لیگیسی کے میں چھوڑنا چاہتے ہو, یا تم پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہو, اور پاکستان کے نظام کو, جو سیاست کا نظام ہے اس کو کوئی دوام دینا چاہتے ہو, یا اس قسم کی سیاست جو آج ہو رہی ہے اس کو دوام دینا چاہتے ہو. جو ہے اس وقت بالکل قائم ہے, اور اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا, نہیں دیکھ پا رہا, یہ ہر چیز کنٹرول میں ہے, ایک نظام اس وقت کافی قابو میں ہے, اس نظام کے خلاف ٹکر مارنا, دیوار کے اندر ٹکر مارنے کی بات ہے, راستے تلاش کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, راستے تلاش کرنے چاہیے. اس وقت پوزیشن آف ویکنس پر ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ ادھر سے ان کے لیے کوئی آفر آئے گی یا عمران خان کو خود وہ آفر بنا کے دینا پڑے گی کہ میں اس طریقے سے نظام کا حصہ بننے کو تیار ہوں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, بات کریں گے بچوں کے لیے سوشل میڈیا ایپس واقعی خطرناک ہیں, پابندی درکار ہے یا اس کو بہتر طور پر استعمال سکھانا ضروری ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوشل میڈیا رابطے کا ذریعہ ہے جہاں ہم میلوں دور بیٹھے اپنے پیاروں سے رابطے کر سکتے ہیں. گزشتہ چند برسوں میں سوشل میڈیا محض رابطے کا ذریعہ نہیں رہا, بلکہ بچوں اور نوجوانوں کی روزمرہ زندگی, سوچ اور رویوں کو تشکیل دینے والی ایک طاقت بن چکا ہے. یہاں تک کہ یہ صحت پر بھی اثرات مرتب کر رہا ہے. اس تیزی سے بڑھتے اثر کے ساتھ ہی دنیا بھر میں یہ سوال شدت اختیار کر گیا ہے کہ آیا کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا تک مکمل رسائی دینا واقعی محفوظ اور فائدہ مند ہے. اسی تناظر میں مختلف ممالک میں 16 سال سے کم عمر افراد کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی یا عمر کی حد لگانے پر سنجیدہ غور کا آغاز ہو چکا ہے. یہ بحث کسی ایک ملک یا ثقافت تک محدود نہیں ہے. آسٹریلیا جیسے ترقی یافتہ ملک نے حال ہی میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کم عمر صارفین کے داخلے پر قانونی پابندی عائد کر دی ہے. یہاں تک کہ والدین کی رضامندی سے بھی اجازت نہیں دی جائے گی, جبکہ یورپ اور ایشیا کے کئی ممالک اسی طرز کی قانون سازی پر غور کر رہے ہیں. اس عالمی رجحان کے پیچھے ایک بنیادی تشویش یہ ہے کہ کم عمر ذہن ابھی جذباتی, نفسیاتی اور سماجی طور پر مکمل طور پر پختہ نہیں ہوتے, جبکہ سوشل میڈیا کا دباؤ, مقابلے بازی اور غیر حقیقی معیار حسن و کامیابی ان پر گہرے منفی اثرات ڈال رہے ہیں. حالیہ برسوں میں متعدد ممالک میں ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں نوعمر بچوں کو آن لائن ہراسانی, سائبر بلنگ اور نفسیاتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کے نتیجے میں ذہنی صحت کے سنگین مسائل, حتیٰ کہ خود کو نقصان پہنچانے کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں. ایک امریکی تحقیق میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سوشل میڈیا بچوں کی ذہانت کم کر رہا ہے. سوشل میڈیا ہمارے دماغوں میں گرے مادے کو کم کرنے کا کام کرتا ہے, جو غور اور دانش میں نقص اور دماغی افعال میں کمی کا باعث بنتا ہے. آن لائن تحفظ کے لیے ٹیکنالوجی کمپنیز کو اپنے پلیٹ فارمز کے ڈیزائن بچوں کے لیے محفوظ بنانا ہوں گے. پاکستان میں 16 برس سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا سے دور رکھنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے, جس کی منظوری ابھی ہونا ہے. بچے سوشل میڈیا کے نشے کی حد تک عادی ہو چکے ہیں, نہ کھانے پینے کا ہوش اور نہ ہی ارد گرد کے ماحول کا. سوشل میڈیا سے ہٹاؤ تو بچے سماجی طور پر بظاہر غیر فعال معلوم ہوتے ہیں. ان سب سے بچاؤ کا حل پابندی ہے یا مؤثر استعمال, اس پر بحث ہے, مگر بچوں کو ڈیجیٹلی محفوظ بنانے کے لیے دنیا نے سوچنا شروع کر دیا ہے, جو خوش آئند ہے. اسی پر گفتگو رکھیں گے. پینل کے لیے سوال: بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی, آسٹریلیا میں قانون سازی, دیگر ممالک میں غور و فکر شروع. کیا سوشل میڈیا پر پابندی بچوں کو ڈیجیٹل سیفٹی کے لیے ناگزیر ہے؟ شہزاد چودھری صاحب. دیکھیں, ڈیجیٹل سیفٹی کے انوائرمنٹ بنانی پڑے گی. یہ صرف اور صرف ہم ایک کلیشے کے طور پہ ہم اس کو نہیں لے جا سکتے, اور یقیناً جو مہذب معاشرے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہوں گے, جیسا آپ نے ذکر کیا آسٹریلیا کا. میرا اپنا خیال ہے کہ 15 سال کی عمر میں بچہ ہے وہ مڈل اسکول سے ہائی اسکول میں جاتا ہے. جب وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے تو تھوڑی سی انڈیپینڈنس اس کے پاس آتی ہے, اس کو کچھ نہ کچھ رابطے کی ضرورت ہوتی ہے. ہر پالیسی کے تحت ہر ملک کے اندر جس قسم کے ٹیلی فونز امپورٹ کرنے چاہیے, اس کے اندر اسمارٹ فونز کے علاوہ عام صرف کمیونیکیشن والے فونز بھی ہونے چاہیے. 15 سال کی عمر میں بچے کو صرف کمیونیکیشن والا فون ملنا چاہیے. یہ اسکول, استاد, گھر سب کی ذمہ داری ہے. جو بیچنے والے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. آفٹر آل یہ اسمارٹ فونز اتنے سستے نہیں ہے کہ ہر بچہ جا کے خرید سکے. پہلا کام. دوسرا کام, جو سوشل میڈیا ہے وہ 18 سال کی عمر کے بعد
اس کو پرمٹ کرنا چاہیے. اس کے اندر کچھ ایسے پروٹوکالس اور ایسے الگورتھمز بنائے جائیں جو کہ یہ انشور کریں کہ اس بچے کی عمر جو ہے وہ اس کے مطابق اس کو اجازت ہے اور وہ کیا جا سکتا ہے, وہ ڈیجیٹلی بھی پاسبل ہے اس چیز کو کرنا. تیسری بات, والدین کو بھی یہ شعور دینا بہت لازمی ہے. میں ایک بحث سن رہا تھا جس میں کسی نے کہا کہ مکمل طور پر کسی چیز کو بند نہیں کیا جا سکتا. آج پھر اس کے باوجود کہ وہاں پہ یہ بین لگا ہے بچوں کی عمر کے حساب سے, لیکن پھر بھی وی پی این کے تھرو بہت سارے لوگ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. لوگ اپنے والدین یا اپنے کسی بڑے بھائی کا فون چوری کر کے لے جائیں گے اور جا کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے وی پی این کے تھرو اس کو دیکھ پائیں. یہ کام ہمیشہ ہوتا رہے گا, اس کو روکا نہیں جا سکتا, لیکن اس کی کم از کم جو تعداد ہے وہ کم سے کم تر ہوتی جائے گی. اگر آپ کا میجورٹی جو آپ کی پاپولیشن ہے بچوں کی, وہ اگر سیف رہ سکتی ہے, کیونکہ وہ بہت سارے لوگ ان قوانین کو فالو کریں گے, کچھ ایسے بھی ہوں گے جو نہیں کریں گے, لیکن جو کر سکتے ہیں کم از کم ان کی سیفٹی ضرور انشور ہوگی. تو اس لیے ایکسیپشن جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ثابت کرتی ہیں کہ ہاں رول اپنا کام کر رہا ہے. رول ہوگا تو میجورٹی جو ہے وہ سیف رہے گی. تو بالکل یہ کوشش ہونی چاہیے اس میں اور زیادہ نالج والے لوگ, سمجھ والے لوگ جو کہ بچوں کی اس کی سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, ان کے بیہیویئر کو سمجھتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز کی شکل میں اس کے اندر سختی کے ساتھ عمل درآمد ہونا چاہیے. یاد رکھیں, سگریٹ 18 سال کی عمر سے کم میں کسی یورپین یا امریکہ کے ملک میں نہیں بیچے جاتے. صحیح ہو گیا. تو کم از کم وہاں پر یہ اسموکنگ کے اندر کتنی کمی آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے اگر اس کو بالکل آپ ایک ٹاپک اور ایک مشن کے طور پہ لے کے آگے چلیں گے تو انشاءاللہ ضرور اس پہ ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. درست ہو گیا. زیغم صاحب, ذہنی مسائل سامنے آ رہے ہیں تو فزیکل پرابلمز بھی ہیں, نظر کمزور ہو رہی ہے, فوکس کمزور ہے, سوشل انگزائٹی, فومو, خیالی دنیا میں فالوورز کی جنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے جو شاید بچے خود اس ایکسپوجر کو بھی سنبھال نہیں پا رہے کہ خود وہ ایک پریشر میں فیل ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے. کیسے بچوں کو مینج کیا جائے یا ان ایپس کی ذمہ داری زیادہ بڑی ہے؟ آپ نے جو مصیبتیں گنوائی ہیں اس کے پیچھے آج کے دور کی اٹینشن اکانومی ہے. وہ معیشت ہے جس میں جو سب سے بڑی کموڈٹی ہے, سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی چیز, وہ انسان کی توجہ ہے. اور یہ سوشل میڈیا ایپ ہماری توجہ لے کر, ہماری اٹینشن لے کر اس کو بیچتے ہیں ایڈورٹائزر کو, اور بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کے لیے وہ اپنے الگوریدمز کو یوز کرتے ہیں. ایڈکٹ کرتے ہیں سب کو, بچوں بوڑھوں سب کو وہ ایڈکٹ کرتے ہیں اور نشہ لگاتے ہیں. اب اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ دیکھیں دوسرا رخ کیا ہے, یہ ہے کہ جب سب کی اٹینشن لوز ہو رہی ہے تو بہت قیمتی چیز 21ویں صدی میں کیا ہونے جا رہی ہے, وہ ہوگی فوکس. یور ایبلٹی ٹو فوکس, کاگنیٹیو سکلز, آپ کے دماغ کی طاقت, آپ کی ذہنی صلاحیتیں ریئر سے ریئر ہوتی جائیں گی. آپ پڑھ کر دیکھیے کہ خود ان سوشل میڈیا ایپس کے جو فاؤنڈرز ہیں, جو مالک ہیں, جو مینیجر ہیں, وہ اپنے بچوں کو سمارٹ فون نہیں دیتے. انہیں پتہ ہے کیا چیز قیمتی ہے, اٹینشن ہے, وہ چیز قیمتی ہے. یہ وہی چیز ہے نا جو آپ حسن نثار صاحب سے شو سے پہلے گفتگو کر رہی تھی, اور وہ بتا رہے تھے وہ استعمال نہیں کرتے سوشل میڈیا ایپس کو, بیکاز ہی وانٹس ٹو کیپ ہز فوکس. فوکس کی وجہ سے آپ اس قابل بنتے ہیں کہ کوئی کریٹو کام کر سکیں. اور اتنی مشہور ایک کتاب کا میں گنوا دوں, ڈینیل گولمین کی, فوکس دا ہڈن ڈرائیور آف ایکسلنس. یہ ٹاپ سیلرز ہے, آج کل اس طرح کی کتابیں بک رہی ہیں. دیکھیں دونوں کام ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہو ہم نے گیا. بچوں کو 21ویں صدی میں ایک کامیاب افراد بنانا ہے, ہارم سے بچانا ہے, تو آپ کو ان کو بچانا بھی ہوگا, مینج بھی کرنا ہوگا سوشل میڈیا ایپس کو, تاکہ ان تمام مسئلوں سے, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, مینٹل ہیلتھ, سب مسئلوں سے بچ سکیں. اور ساتھ ہی اس کی بات ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل ایجوکیشن بھی دینی ہوگی. بالکل صحیح ہو گیا. بچوں کو خاص طور پر, لیکن پورے معاشرے کو دینی ہوگی, تاکہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے ڈس انفارمیشن کی, اس سے آپ بچا سکیں معاشرے کو. ٹھیک ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بتائیں گے تو حسن نثار صاحب اور عامر احمد خان صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب, آپ اوپر گفتگو سنتے ہوئے بہت مسکرا رہے تھے, شاید سوچ رہے ہوں گے کہ میں تو بچا ہوا ہوں ان سب باتوں سے, مگر بچوں میں یہ ذہنی دباؤ, بے چینی, ڈپریشن اور خود کو اونچا دکھانے کی جنگ, یہ بہت بڑے مسائل ہیں اس وقت جو والدین پریشانی سے دیکھ رہے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کیسے ہینڈل کریں. آپ نے کبھی سنا تھا کہ بچوں کو بھی ڈپریشن ہوتا ہے؟ میں ہنس اس لیے رہا تھا, اپنی اجتماعی چہرہ دیکھ کے نا میرا, کوے چلے ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گئے. مہذب اور ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ بریکٹ ہونے کا بہت شوق ہے ہمیں. کروڑوں لیٹر
3 साल पहले के मुताबिक 24 करोड़ लीटर नापाक, गंदा, जहरीला, नुकसानदेह दूध। ये तुम्हारे बच्चों की औकात है। करोड़ों बच्चा स्कूल से बाहर अब्यूज हो रहा है, लगे हैं चले। इससे ज्यादा आप एहतियात कह लें, सेफ्टी मेजर कह लें, कुछ ना कुछ होने से बहरहाल बेहतर है। हमारे बचपन में आम होता था कि बच्चे को छत से पे जाने से डिस्करेज करने के लिए, रात को गिर ना जाए, बेटा ऊपर भूत होगा फलाना, वो करने वाले काम करो। ये के बैठ गए हैं सोशल मीडिया, क्या है ये? पहले बच्चे अंदर कर लो। ये भी एक रियलिटी है आज की दुनिया की, करोड़ों लोग वहां भी हैं हसन साहब। आमिर साहब, ये बहुत की रियलिटीज हैं, आपकी तो एग्जिस्ट कर रही हैं सर। अभी यहाँ पे तो किसी शऊर के बिना भी इस्तेमाल इस कदर है कि खुद लोग नहीं समझ पा रहे। आमिर साहब, एक जानिब तो ये ओपिनियन है कि 16 साल तक के बच्चों को कैसे डिजिटली सेफ रखा जाए, दूसरी तरफ ये भी है कि एक्स मेटा और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी लगा दी गई है और बहुत सी जगह पर इस पर कानून साजी का आगाज है, वो कहते हैं कि ज़ाब्ता बच्चों को कम मुनज़्ज़म करेगा और गैर महफूज ऑनलाइन जगहों की तरफ धकेल सकता है। तो फिर कहाँ से बचाएंगे? क्या छोड़ दिया जाए, तवज्जो करने की ज़रूरत ही नहीं है? विद टाइम एवरीबडी विल लर्न। जो रास्ता चलता है ना आशा, वो हमेशा दरमियाना रास्ता होता है। कोई भी एक्सट्रीम जो है वो थोड़ी देर के लिए लोगों को अट्रैक्टिव भी लग सकती है, परकशिश भी लग सकती है, अपनी तरफ खींच भी सकती है, लेकिन जो पायदार रास्ता होता है वो हमेशा दरमियान का रास्ता ही होता है। यहाँ पर एक तरफ बात होती है पाबंदी की, और दूसरी तरफ जाहिर है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, वो उनकी अपने दलाइल हैं कि नहीं, इससे तो बच्चों के जहन को वसत मिलती है, राब्ते से ये होता है, वो होता है, वो सारा। आई थिंक इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक रास्ता जो कि वेस्ट के अंदर हमें अभी से नज़र आ रहा है, जिसमें हुकूमत का भी कोई ख़ास अमल दखल नहीं है, वो है रेगुलेशन का। और टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया की रेगुलेशन को मुमकिन बनाती है। जिस टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया को बनाया है, वही टेक्नोलॉजी इसकी रेगुलेशन को मुमकिन बनाती है। मैं बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को जानता हूँ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, 10-12 साल उनकी उम्र है, उनके बच्चों के फ़ोन के अंदर जो ऐप्स हैं वो सोशल मीडिया ऐप्स और गेमिंग ऐप्स इन पर्टिकुलर, उनके ऊपर पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं। वो अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर जब तक वो अपने फ़ोन से अलाउ नहीं करते हैं, वो बच्चा, उनके पास स्मार्टफोन भी जिन बच्चों के पास होता है, वो अपने फ़ोन से वो सोशल मीडिया को तक रसाई उसको नहीं मिल सकती है। ये बड़ी रिजिड कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा एब्सोल्युटली डिटर्मिन्ड है तो अच्छा हर टेक्नोलॉजी का तोड़ निकल आता है, लेकिन कई दफ़ा वो तोड़ निकालना इतना मुश्किल होता है कि वो हर कोई उस रास्ते पर नहीं जाता है। सो इसको रेगुलेट करना मुमकिन है, और इस रेगुलेशन के अंदर जो की चीज़ मैंने देखी है, फॉर एग्जांपल मेरे बच्चे मुल्क से बाहर हैं, मैं जब भी उनसे बात करता हूँ या उनसे मिलने जाता हूँ, तो जो इस रेगुलेशन की एक चीज़ मैंने देखी है वो है अवेयरनेस अमंग्स्ट पेरेंट्स, कि उनको समझाएं कि ये कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं है। ये सोशल मीडिया से बच्चों को जो ख़तरा है, कोई वजह है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने ब्रेन रॉट का लफ्ज़ जो है वो अपनी डिक्शनरी में इस्तेमाल किया है। और ब्रेन रॉट क्या है? जो कि ऑब्सेसिव इस्तेमाल सोशल मीडिया से जिस तरह से आपके दिमाग को स्लो डाउन करता है, आपकी समझने सोचने की और लर्निंग कैपेसिटी जो है उसको इफेक्ट करता है, उसके लिए ब्रेन रॉट का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो ये मुमकिन है, और इसको मेरे ख्याल में नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ये नहीं देखती है कि आपका मुल्क तरक्की पजीर है या तरक्की याफ्ता है या गरीब है या क्या है, वो अपना रास्ता बना लेती है। इसलिए बेहतर है कि इसके बारे में अभी से सीरियसली रेगुलेशंस पर जाया जाए, अवेयरनेस के बारे में भी और रेगुलेशन के बारे में। दुरुस्त हो गया जी। हमें ऐसे एल्गोरिदम्स की तरतीब देने की जरूरत है जो कि वर्चुअली एक सेफ एनवायरनमेंट बच्चों को दे सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।